नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब श्रोताओं। आपने ट्यून किया है 88.4 एफएम और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे निधि। श्रोताओं, आज हमारे प्लेटफॉर्म सदाई पीर पंजाल पर एक ऐसी लीडर मौजूद है जो मॉडर्न विजन और स्ट्रॉन्ग वैल्यूज की एक परफेक्ट मिसाल है। कैलिफोर्निया से पढ़ाई करने के बाद इकोनॉमिक्स और बिजनेस के फील्ड में अपनी पहचान बनाई और आज वो नगरोटा की मिट्टी की सेवा में पूरी तरह से समर्पित है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नगरोटा की एमएलए मिस देवयानी सिंह राणा जी की। तो मैम, सदाई पीर पंचाल कम्युनिटी रेडियो स्टेशन 88.4 एफएम पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका धन्यवाद भी। मैम, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी आपके बचपन के बारे में कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई और मिस देवयानी सिंह राणा जी आखिर हैं कौन? आपने जो भी सवाल पूछा है वो मुझसे बहुत कम लोग पूछते हैं, तो मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। बचपन में अगर मैं आपको लेकर जाऊँ तो काफ़ी देर हमने अपना बचपन पठानकोट में गुज़ारा। तो उस समय वहाँ पर एक्चुअली एक एपीएस हुआ करता था और हमने वहाँ से अपनी पढ़ाई शुरू की बचपन की। और उसके बाद एक वहाँ नया स्कूल खुला था जो आज भी वहाँ पर है, मॉडर्न संदीपनी स्कूल करके नाम है। वहाँ पर उस समय सिर्फ़ 5 बच्चे होते थे क्लास में। तो बड़ी खुशी होती थी कि आप जो भी मार्क्स लाओ तो ये कह सकते हो कि हम फर्स्ट 5 में आए हैं। तो उसके बाद फिर हम जम्मू वापस गए और वहाँ से हमने अपना स्कूलिंग जो है पहली से 12वीं प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट स्कूल में की। और वो भी एक स्कूल ऐसा है जो स्थापित किया गया था आर्मी के द्वारा और आज भी वहाँ पे एक जाने माने स्कूल के माना जाता है जम्मू का। तो जब आपने सवाल पूछा कि हम कौन हैं, वो तो बेहतर आप और हमारी जो खास तौर पे नगरोटा का परिवार है बेहतर बता सकता है। ओके, तो मैम आप जम्मू की बेटी हैं और डोगरा भी। तो बीइंग अ डोगरा, आप हमारे डोगरा कल्चर को कैसे डिफाइन करना? देखिए, आई थिंक डोगरा कल्चर जो है वो हमेशा से एक बहादुरी का कल्चर है और हमारी जो हॉस्पिटैलिटी है वो अपरंपार है। उसका मुझे लगता है कि बहुत कम है जहाँ बराबरी की जा सकती है। खुले दिल वाले लोग हैं और हम हमेशा ये विज़न रखते हैं कि डोगरा कल्चर जो है उसमें जब भी कोई आए तो उसको हम गले लगाएँ। और हमारी अब ये कोशिश है कि डोगरा कल्चर का उत्थान जो है वो हमें मिल-जुल कर करना है। ख़ास तौर पर यंगर जनरेशन में, हमारी जनरेशन में डोगरी लैंग्वेज जो है वो भी हमारे बड़े बुज़ुर्गों ने बहुत मेहनत करके इंश्योर की है कि एक डाइंग लैंग्वेज ना रहे। हम स्पेसिफ़िकली एक विधायक होने के नाते डोगरी कल्चर को अपलिफ्ट करते हैं थ्रू म्यूज़िक एंड कल्चरल आर्ट्स। साथ बाय साथ बच्चों को इनकरेज करते हैं कि उस लैंग्वेज को उसमें बात करें, उसमें रुचि रखें। ना सिर्फ नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में जो और ग्रामीण क्षेत्रों में, पर जो अर्बन एरियाज़ भी बन रहे हैं जम्मू सिटी के, वहाँ पर भी हम कर रहे हैं। उसके लिए कल्चरल प्रोग्रामिंग, बच्चों के लिए बुक्स जो और मूवीज़, जहाँ पर भी हम योगदान दे सकते हैं हम कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर प्रयास मैम। मैम, आपका बैकग्राउंड पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और बिजनेस तीनों फील्ड से रहा है। इतना स्ट्रॉन्ग करियर को छोड़कर पॉलिटिक्स में आना और अपने फादर लेट सिंह राणा जी की लेगेसी को संभालना, ये सफर आपके लिए कैसा रहा? हमने अक्सर ये बात बोली है कि राणा साहब का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, ना ही उनकी कोई जगह ले सकता है। और ख़ास तौर पर नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी को वो अपना परिवार समझते थे। पिछले 2 दशकों में उन्होंने नगरोटा की सेवा की है और हमें लगता है कि जीवन भर लोग समाज सेवा कर सकते हैं, पर जाते-जाते भी उनके मन में मतलब उनका पूरा परिवार उनके सामने खड़ा था, पर उनके मन में, उनके दिल में नगरोटा वासियों के बारे में ही सोच थी। और जाते-जाते वो कह कर गए कि मेरे नगरोटा के परिवार को ये नहीं लगना चाहिए कि मैं वहाँ नहीं हूँ और हमारे घर के दरवाज़े कभी बंद नहीं होने चाहिए। तो वो ही बात जब उन्होंने कही, हम आपको अगर सच बताएँ, तो हमें पूरा यकीन था कि हम राणा साहब के साथ वापस घर आएँगे। पर क्योंकि ऊपर वाले को शायद उनकी ज़्यादा ज़रूरत थी, तो जो काम उन्होंने हमें सौंपा, और बचपन से ही हमारा उनके साथ इस तरीके का एक रिश्ता था कि अगर राणा साहब कुछ कहते थे, तो वो हम करके दिखाते थे। और जो अब उन्होंने हमें कार्य सौंपा है, तो हमें यकीनन नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी के परिवार ख़ास तौर पर उनकी सेवा करेंगे और जीवन भर करेंगे। मैम, आपका ये प्रयास हमेशा सफल हो। धन्यवाद। मैम, आप हमेशा कहती हैं कि जब बेटी पढ़ेगी
और कमाएगी तभी समाज बदलेगा। नगरोटा की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आप कौन सी गवर्नमेंट स्कीम्स पर ज्यादा फोकस कर रही हैं? देखिए, हमारा बहुत सौभाग्य है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इतनी बेहतरीन योजनाएँ हैं, जो हमें और सोचने की ज़रूरत भी नहीं है। हम अगर उसको ज़मीनी तौर पर लागू करवा दें, तो उससे बहुत उत्थान होता है समाज समाज का। हमारा बैकग्राउंड भी जो है इकोनॉमिक्स का है, तो हम कोऑपरेटिव्स पे सबसे पहले ध्यान दे रहे हैं और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स पे ध्यान दे रहे हैं। इसकी सैकड़ों स्कीमें हैं, योजनाएँ हैं जो लागू किए जाते हैं केस बाय केस बेसिस पर। हम जैसे तेजस्विनी स्कीम है, जहाँ पर महिलाएँ बड़े लो कॉस्ट लोन्स ले सकते हैं अपना बिज़नेस शुरू करने के लिए। हमारा युवाओं के लिए भी युवा मिशन जो है, वो भी बहुत बढ़िया तरीके से आईआईएम के नेतृत्व में नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी उसको लागू किया जा रहा है। और हमने बहुत सारी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में मदद की है। कुछ चीज़ें हमने लॉन्च भी कराई हैं प्रोडक्ट्स, जैसे पूजा साथी करके एक ब्रांड नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी की महिलाओं ने शुरू किया है, जिसमें वो ऑर्गेनिक धूप कोन्स बनाती हैं। गौ शक्ति के नाम से एक प्रोडक्ट उन्होंने लॉन्च किया है, जिसमें वो गौमूत्र को फ़िनाइल में कन्वर्ट करती हैं, बट एक ऑर्गेनिक तरीके से। तो जिससे आप जैसे आपको पता है महिलाओं को ख़ास तौर पर ग्रामीण क्षेत्र में घर की साफ-सफाई में भी नेतृत्व रखती हैं, तो केमिकल्स के बिना ये एक फ्लोर क्लीनर वो बनाती हैं। और ऐसी ही बहुत सारी और औरतें हैं जो अलग-अलग स्कीमों का लाभ लेकर अपना सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के अपने छोटे-छोटे बिज़नेसेस कर रही हैं। हम ना सिर्फ़ उनके प्रोडक्ट लॉन्चेस में उनकी मदद करते हैं, पर उसकी मार्केटिंग और मार्केटेबिलिटी में भी उनकी मदद करते हैं। मैम, क्या ये सारी स्कीम्स और ये सारी जो चीजें हैं ये डिजिटली कनेक्टेड हैं? जो 2 प्रोडक्ट्स की मैंने बात की, ये एक उनमें से एक अमेज़न पे अवेलेबल है। और आहिस्ता-आहिस्ता हमारा प्रयास ये रहता है कि जिस क्षेत्र में ये इनकी बिक्री होती है, वहाँ पर व्हाट्सऐप का प्रयोग। तो ये जो 2 जो वस्तुएँ मैंने आपको बताई, जो ये प्रोडक्ट्स और महिलाओं ने मार्केट में लॉन्च किए हैं, ये अमेज़न पे अवेलेबल है, इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है, पर क्योंकि हम एक ग्रामीण क्षेत्र में वर्क कर रहे हैं, तो हम व्हाट्सएप का भी प्रयोग करते हैं। तो काफ़ी सारी जो ये महिलाएँ हैं, वो व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाती हैं और इंटरेस्टेड जो ग्राहक हैं, उनको उस व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ती हैं। और धीमे धीमी गति से ये ग्रुप्स जो हैं, बढ़ चढ़कर इसमें लोग हिस्सा ले रहे हैं, ना सिर्फ नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी के, पर जम्मू क्षेत्र के भी। और हमें बड़ा प्रसन्नता होती है जब हम देखते हैं कि महिलाएँ दूसरी महिलाओं की मदद करती हैं। हमने अपने चुनाव के दौरान एक बात रखी थी कि जितनी ताकत आपके डोगरी च गल करदे जिसी सज्जे हत्थ दे अंगूठे च है वो कुत्थे नहीं है। मतलब कि जितनी ताकत आपके थंब में है वोट डालने के लिए, वहाँ कहीं और नहीं है। और अब हम लोगों को बोलते हैं कि जितनी ताकत आपके तुहाड़े बोझे च है, आपकी जेब में है, वहाँ कहीं और नहीं है। हमारी कोशिश है हम लोगों को ये समझाएँ कि जब हम एक अपना इकोनॉमिक पावर जो है, वो एक-दूसरे की मदद करने में लगाएँ, तो उससे हमारा जो योगदान है जीडीपी में नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी का जम्मू कश्मीर के, उसमें उत्थान होता है और कॉन्सिक्वेंटली भारत की भी इकोनॉमी में उत्थान होता है। तो हम एक सर्कुलर इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और ये हम प्रयास एक कोऑपरेटिव कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाकर कर रहे हैं। तो पैरेलली जहाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, हम कोऑपरेटिव्स का भी काम कर रहे हैं। हमारा एक ब्लॉक है मतवाल ब्लॉक, जिसको हमने एफपीओ रजिस्टर कराया है। हमारा नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक नगरोटा ब्लॉक भी है, जो पुराना एफपीओ रजिस्टर हुआ है। वहाँ पर एक मॉडल पंचायत है, डोक वज़ीरा पंचायत, जहाँ पर ऑलमोस्ट 50 प्रोडक्ट्स और महिलाएँ जो हैं उस पे काम करती हैं, लाइक सेंटेड सोप्स, कैंडल्स और टॉफ़ीज़, और ये सब जो वस्तुएँ हैं, उसकी बेटर मार्केटेबिलिटी में वहाँ हम उनकी मदद करते हैं। बहुत बढ़िया, आप तो इसके लिए मुबारकबाद की हकदार हैं। अल्लाह खुदा मैम, जैसे आपने पूरी दुनिया घूमी है, तो और ग्राउंड लेवल पर यहाँ की प्रॉब्लम्स को भी आप अच्छी तरह से समझती हैं, तो इन दोनों एक्सपीरियंस को मिलाकर आप क्या बदलाव लाना चाहेंगी? देखिए, पूरी दुनिया जब आपने कहा घूमकर, हमारा बड़ा सौभाग्य रहा कि हमने बाहर पढ़ाई की है, खासतौर पे इकोनॉमिक्स पे पढ़ाई की है। पर क्या होता है कि जो आप बाहर देखते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे भारत देश में इन टोटैलिटी आप इम्प्लीमेंट करते हैं। हमने देखना है कि कौन-सी आइडियाज़ जो हैं, विश्व में कहीं पे भी, अब खासतौर पे सोशल मीडिया के माध्यम से अब तो आपको घूमने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोई चीज़ अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसको इंस्टाग्राम के माध्यम से भी ढूँढ सकते हैं कि क्या-क्या आइडियाज़ आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि मैं हमेशा ये केस बाय केस बेसिस पे हम लेते हैं। क्या चीज़ें ऐसी हैं जो
ज़रूरी नहीं है कि पूरे विश्व में भी, हमारे भारत देश में बहुत सारी यूनिक आइडियाज़ हैं जो लोगों ने अपने इम्प्लीमेंट करा के अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में, खासतौर पर सियासतदानों ने कराई हैं। छोटी-छोटी चीज़ें भी बहुत बहुत बड़ा इम्पैक्ट दे सकती हैं। तो हमारा प्रयास ये है कि जहाँ से भी आइडिया आए, और ख़ास तौर पर हमारे साथ जो जुड़ते हैं वो युवा जुड़ते हैं, और युवाओं की बहुत बढ़िया सोच है। अभी रिसेंटली हम एक युवा से मिले हमारी नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में, जो अमेज़न पर ड्रॉप शिपिंग की बात कर रहे हैं। तो अब ये एक बड़ा यूनिक केस है। उनको हमने एक ऐसे बिज़नेस पर्सन से मिलवाया जो यूके में एक्सपोर्ट का बिज़नेस करते हैं और यूके रहते भी हैं और काफ़ी बारी जम्मू आते हैं। तो उनकी मेंटरशिप से मुझे उम्मीद है कि वो भी अपना जो ड्रॉप शिपिंग का बिज़नेस है, उस पे काम कर सकते हैं। मैं पहली बार ये ड्रॉप शिपिंग क्योंकि सुना नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जी। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि कोई ड्रॉप शिपिंग करेगा। तो एक केस बाय केस बेसिस पे हम लेते हैं, एंड आई लाइक टू यूज़ जो राणा साहब के आशीर्वाद से उनके नेटवर्क में जो लोग हैं, और वो भी बहुत बढ़-चढ़ कर आशीर्वाद देते हैं, खास तौर पे युवाओं को। तो जिसको जहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं कि उनका उत्थान हो, क्योंकि उससे हमारी पूरी नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी का और जम्मू कश्मीर का उत्थान होता तो मैम जैसे अपने युवाओं की बात की, है। जी। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज हमारे इस सदैव पीर पंचाल के प्लेटफॉर्म से आपको राजौरी की आवाम ही नहीं बल्कि जो हमारी ऐप है उसके थ्रू आपको पूरी दुनिया में लोग सुन पा रहे हैं। तो राजौरी की जो बेटियां आगे बढ़ना चाहती हैं और दुनिया का वो अवाम जो आपसे कनेक्ट हो रहा है, उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? सबसे पहले तो युवाओं को जम्मू कश्मीर में, पूरे भारत देश में, और ख़ास तौर में आज जब हम राजौरी की सरज़मीन में बैठे हैं, मेरा ये संदेश रहेगा युवाओं को कि आप जॉब जो है, जो भी मिले उसको करिए। जी। मैं आपको अगर ले जाऊँ, बहुत हम भी कभी-कभी अपनी उम्र बता देते हैं जब हम ऐसी बातें करते हैं, पर हमारा पहला जॉब जो था, मुझे आज भी याद है, जनवरी 2013 में था, और उसका बहुत फैंसी टाइटल था कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, पर वो एक रिसेप्शनिस्ट का जॉब थी। आप अपना अगर रिज़्यूमे नहीं बनाएँगे और आप वेट करेंगे जब तक आप थोड़े से कॉलेज के बाहर हैं, या वेट करेंगे कि कोई नौकरी निकलेगी, तो उसमें क्या है कि हम अपना जो एक्सपीरियंस बिल्डिंग है, वो साल जो है वो गँवा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह से एक विकसित भारत का नारा दिया है, और मेक इन इंडिया का नारा दिया है, मैं युवाओं को ये प्रोत्साहन देना चाहूँगी कि आप ना सिर्फ़ जॉब सीकर्स बने, पर आप जॉब क्रिएटर्स भी बने। और अगर आपको और उसके लिए बहुत सारी योजनाएँ हैं, और अगर आपको कोई लगता है कि आप बिज़नेस नहीं करना चाहते, तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हाल ही में एक विकसित भारत युवा रोज़गार योजना जो है, वो लॉन्च की है। तो ये एक बहुत बढ़िया योजना है, विकसित भारत प्रधानमंत्री रोज़गार योजना, और इसके माध्यम से अगर आप पहली बारी जॉब ले रहे हैं, तो आपको सरकार की तरफ से कुछ शर्तें लागू हैं इसमें, जैसे आपको 6 महीने काम करना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, पर 15,000 आपको मिलेगा, और एम्प्लॉयर को भी हर नए इंडिविजुअल को जिनको वो हायर करते हैं, हर एम्प्लॉयी के लिए 3-3 हज़ार प्रति महीने मिलेगा। ये एक बहुत बढ़िया योजना है, क्योंकि हाल ही में लॉन्च हुई है, लोगों को इसके बारे में इतना ज़्यादा पता नहीं है। पर हम उम्मीद करेंगे कि प्राइवेट सेक्टर में भी लोग अपना योगदान दें। हम नहीं कहते कि आप गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ मत देखें या सरकारी नौकरी की तरफ मत देखें, पर जो आप अपनी जो एक्सपीरियंस लेकर, जो आप एक गवर्नमेंट सेक्टर में भी अगर आप सोच रहे हैं कि एंड गोल आपका गवर्नमेंट सेक्टर है, तो जो प्राइवेट सेक्टर आपको एक्सपीरियंस देगा, वो अनमैच रहेगा और आपको और भी कम्पिटिटिव बना देगा जब भी आप नई कहीं जॉब ढूंढेंगे। तो युवाओं के लिए मेरा यह है कि घर पे मत बैठिए, अपने आप को सिर्फ सोशल मीडिया में मत खोइए, कुछ करिए, और ऐसा कुछ करिए जिससे शायद आप बहुत ज़्यादा पैसे ना भी अगर कमाएं, तो इतना कमा लें कि आप अपने पैरों पे खड़े हो सकें। और मैं आपको यकीन दिलवाऊँगी कि जब आप अपने पैसे कमाते हैं और अपने पैसे खर्चते हैं, वो जो गर्व महसूस होता है, उसका कोई नाप-तोल नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। तो मैम आज गवर्नमेंट यूथ के लिए एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दे रही है, कुछ आपने मेंशन करी, लेकिन फिर भी एक बड़ी तादाद में यूथ ड्रग मिनेंस की तरफ बढ़ रहा है। तो इस सीरियस इशू पर आप क्या कहना चाहेंगी, और इस इशू को रोकने के लिए हमारा समाज, पेरेंट्स और गवर्नमेंट को मिलकर देखिए, जो ड्रग अब्यूज़ का जो विषय है, उसमें या सब्सटेंस अब्यूज़ का विषय है इन जनरल, इसमें क्या होता है कि ये हम टेल एंड की बात कर रहे हैं। इस पॉइंट तक बच्चा कैसे पहुँचता है, हमें उसको सबसे पहले एड्रेस करना है। ऐसा मुझे नहीं लगता, बड़ा रेयर केस होगा कि बच्चा या युवा उठेगा, कहेगा आज मैंने ड्रग करना है या सब्सटेंस अब्यूज़ करना है। इसका एक पाथवे बनता है। क्या होता है कि ख़ास तौर पर हमने जो नोटिस किया है, अ
बच्चों को मेंटरशिप प्रोवाइड करने के लिए या बच्चों को से सामाजिक तौर पर या पारिवारिक तौर पर बात करने के लिए कोई नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने परीक्षा पे चर्चा के दौरान एक बात कही कि जब बचपन में वो स्कूल से वापस आते थे, तो वो अपना बस्ता उतारते थे और अपने दिनचर्या में क्या गुजरा अपने पूरे परिवार में ये विषय रखते थे। पर आजकल के बच्चे जब वो स्कूल से वापस आते हैं, तो या तो घर में कोई नहीं होता, या जब वो वापस आते हैं तो उनको कहते हैं बैग उतारिए, यूनिफॉर्म चेंज करिए और जाइए वापस ट्यूशन में। तो बच्चे के ऊपर जो मानसिक बोझ पड़ रहा है, उनसे कौन बात कर रहा है? और अगर परिवार नहीं बात कर रहा, क्योंकि परिवार माना जाता है हमारी सभ्यता में सबसे बड़ा एक यूनिट है बच्चे को परवरिश देने का। तो अगर आप अपने बच्चे से बात नहीं कर रहे, तो समाज में कोई और है जो बात कर रहा है। और ये होता है कि वो पीयर लेवल पर होता है। तो आप सोचिए कि एक टीनेजर जो होता है, उनकी सोच किस प्रकार की रहेगी। इनके ऊपर सोशल मीडिया का बोझ है। ये जैसे हमने बात की, पूरा विश्व देख रहे हैं, पर घर बैठे-बैठे देख रहे हैं। इनको लगता है कि एक पर्टिकुलर लाइफ़स्टाइल जो है, उसमें इंडल्ज करना चाहिए। अब जब कोई बड़ा बुजुर्ग उनको कोई मार्गदर्शन नहीं देता, तो वो यही बातें प्रचलित होती हैं और इसी बातों का फ़ायदा लिया जाता है, क्योंकि जब मेंटरशिप नहीं है, तो बच्चा अपना वे जब ढूँढता है अकेले, तो वो किसकी संगति में है, वो हमें भी नहीं पता चलता, क्योंकि कोई उस पे नजर नहीं रख रहा। तो ये एक फीडर बनता है, ये एक पाथवे बनता है टू सब्सटेंस अब्यूज। अब सब्सटेंस अब्यूज में सिर्फ ड्रग अब्यूज भी नहीं है, अल्कोहल अब्यूज भी मुझे लगता है एक बहुत बड़ी बात है जो बच्चों में प्रचलित हो रही है, युवाओं में प्रचलित हो रही है, और ये एक यंगर यंगर एजेस में शुरू हो रही है। अब अगर हम नजर अपनी बंद रखें, नजर घुमा कर रखें, तो हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक डिससर्विस कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें बच्चों को कंस्ट्रक्टिव पाथ पे रखना चाहिए, बच्चों से अपने आप को रूबरू रखना चाहिए, उनसे बातचीत करते रहनी चाहिए, ना ना सिर्फ एक सामाजिक तौर पर एक मार्गदर्शन देने के तौर भी। और मुझे लगता है कि जो युवा होता है उसका दिल जो है सबसे साफ होता है, और उनको जो बात आप कोई बड़ा बुजुर्ग बताएगा या कोई पीयर बताएगा, अगर उसको वो सच मान लेंगे, तो शायद उनकी क्षमता जो है डिसीजन मेकिंग की हैम्पर्ड होती है एट अ यंगर स्टेज। तो अगर एक यंगर स्टेज पर अच्छी मेंटरशिप मिल जाए, तो मुझे लगता है कि ये जो सब्सटेंस अब्यूज की भी प्रॉब्लम है उसको हम बेटर टैकल कर सकें। एंड एडमिनिस्ट्रेटिवली तो हम इसके लिए ज़रूर ये कह रहे हैं कि दो बातें होनी चाहिए। एक तो फेमिलियल काउंसलिंग होनी चाहिए, खास तौर पर जो ड्रग अब्यूज से सब्सटेंस अब्यूज में इंडल्ज हैं, उनको हमें समाज से अलग नहीं करना चाहिए, उनको सामाजिक सपोर्ट देना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिवली आई थिंक ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स और सब्सटेंस अब्यूज डी एडिक्शन सेंटर्स जो हैं, वो हर कॉन्स्टिट्यूंसी में होने चाहिए, खासतौर पर जम्मू कश्मीर के। और कंकरेंटली समाज को ये देखना चाहिए कि हमें इन लोगों को शन नहीं करना, हमें उनको एक पाथवे प्रोवाइड करना है कि वो समाज में वापस जुड़ सकें। तो मैम, जैसे कि आप जानती हैं, हमारा खित्ता ए पीर पंचाल एक बहुत ही पीसफुल एरिया है और यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग मिलजुल के रहते हैं और ये नेशनल इंटीग्रेशन की एक जीवित मिसाल है। तो मैम, आज आप राजौरी में हैं और राजौरी जैसे बॉर्डर और डाइवर्स रीजन में नेशनल इंटीग्रेशन पर आप क्या कहना चाहेंगी और आपके अकॉर्डिंगली यूथ और वुमेन इस प्रोसेस में कैसे पॉजिटिव रोल प्ले कर सकते हैं? देखिए, हमारी जो परिवार है, खासतौर पर हमारी माताजी की तरफ से, वो आर्मी में सेवा दे चुके हैं और आज भी सेवा दे रहे हैं। तो हमें तो बहुत गर्व महसूस होता है कि जिस तरीके से हमने यहाँ पर देखा कि एक हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ आवाम जिस तरीके से जुड़ी है, एक बहुत बेहतरीन संबंध यहाँ पर राजौरी में हमने देखने को मिला। और नेशनल इंटेग्रिटी की आपने जब बात की, तो हमें लगता है कि राजौरी, पुंछ और जो बॉर्डर इलाके हैं हमारे पूरे जम्मू कश्मीर के, वो सबसे बड़े देशभक्त हैं, क्योंकि वो यहाँ रहकर भारत देश का उन्होंने झंडा सबसे ऊंचा रखा है। और उनसे बेहतर एक कोई एग्जाम्पल ही नहीं है देशभक्ति का। और हम उनकी देश सेवा को, देशभक्ति को सल्यूट करते हैं। और इसमें योगदान जिस प्रकार का हमारे बड़े बुजुर्गों ने दिया है, स्पेशली जब जितनी कहानियाँ हैं, आप अगर देखें पूरा ऐतिहासिक तौर पर इंडिपेंडेंस से लेके आज तक जो मिसाल कायम की गई है, उसके ऊपर तो कोई टिप्पणी देना भी मुझे लगता है मुनासिब नहीं है, क्योंकि हम उस लेवल पर भी सोच भी नहीं सकते शायद, जिन लोगों ने अपनी जान न्योछावर की है देश के लिए। आप देखिए वो किस प्रकार के देश प्रेम करते हैं।
हमारा जो एक भारतीय नागरिक होने का जो कर्तव्य बनता है, वो ये है कि हम सबके हौसले बुलंद रखें और ये याद रखें कि देश को खोखला करने के लिए जो भी षड्यंत्र रचा जा रहा है, उसको मद्देनज़र रख के हमें सतर्क रहना चाहिए। ख़ास तौर पे अभी हमने बात की ड्रग्स की। ड्रग्स आर ऑल्सो बीइंग यूज़्ड एज़ अ वेपन हमारे युवाओं को खोखला करने के लिए, क्योंकि भारत देश का युवा जो है, वो विश्व की नज़र हमारे ऊपर है, क्योंकि हमारा जो युवा है, वो अगर ठान ले कि भारत देश को एक ऐसा देश बनाना है जो आत्मनिर्भर है, स्वदेशी पर नज़र रखता है और पूरे विश्व में फर्स्ट नंबर 1 पे अपनी इकोनॉमी रखना चाहता है और उस पथ पर हम अग्रसर भी हैं, तो हमारे युवा को गुमराह करना एक टूल यूज़ किया जा रहा है, स्पेशली ड्रग्स को, कि हमारे युवा को गुमराह किया जाए। तो मैं युवाओं को ये संदेश दूँगी कि आप अपना आप को आत्मनिर्भर बनाइए, अपने पैरों पे खड़े होइए और अपना जो मान-सम्मान है, वो आपके हाथों में है। और देश की सेवा करना सिर्फ़ ज़रूरी नहीं है कि आप बड़ी-बड़ी चीज़ें करिए, पर आप छोटी-छोटी चीज़ों पर भी नज़र रखिए। अगर आपको कोई गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, ख़ास तौर पे बॉर्डर इलाकों में सोशल मीडिया के माध्यम से, इनफैक्ट अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो दिस, बट 2015-16 में हमने एक अमेरिका में रिपोर्ट सबमिट की थी वहाँ के पार्लियामेंट में, सेनेट में, टू देयर कांग्रेसमैन, उनके पार्लियामेंटेरियंस को कहते हैं, अबाउट डी रेडिकलाइजेशन ऑफ यूथ। उस समय अमेरिकन यूथ जो था, वो आईसिस से रिक्रूटमेंट उनकी होती थी सीरिया में। तो हमने काफ़ी रिसर्च किया कि किस माध्यम से उनको रिक्रूटमेंट किया जाता है, क्योंकि कैलिफोर्निया जैसे स्टेट्स में से बच्चे जा रहे थे सीरिया टू गेट रिक्रूटेड इनटू द आईसिस। तो वो हमने जब स्टडी माउंट की, तो उसमें पता चला कि वीडियो गेम्स के माध्यम से, क्योंकि वीडियो गेम्स का उस समय एटलीस्ट जो कम्युनिकेशन था, वो ऐसा कम्युनिकेशन माना जाता था जो जिसमें काफ़ी लोगों की नज़र नहीं थी। तो एक अनटैप्ड चैनल ऑफ कम्युनिकेशन था और उसके माध्यम से ये बच्चों को रिक्रूट करते थे। तो क्या करते थे कि आपको पता नहीं है, मैं आपके साथ वीडियो गेम खेल रही हूँ। आज भी अगर बच्चे पबजी खेलते हैं, या शायद पबजी हमारे ज़माने का, अब नई और भी चीज़ें आ गई हैं, और इस पे बैन भी लोग समझते नहीं क्यों लगाया गया, क्योंकि ये अनफेटर्ड कम्युनिकेशन एक्सेस है। तो इन्होंने बच्चों को ग्रूम करना, 6 महीने लगाने, साल लगाने, 2 साल लगाने, उनको ग्रूम करना, उनको ब्रेन वॉश करना और उनको इतना अपने आइडियोलॉजी में लीन करना कि वो अपना घर-बार छोड़कर सीरिया जा रहे थे। एंड दिस वाज़ अ बिग कंसर्न इन द अमेरिकन गवर्नमेंट एट द टाइम। और उस पे हमारा, क्योंकि जो कॉलेज है, उस पे रिसर्च किया गया, जिससे काफ़ी सारे एनजीओज़ भी, उन्होंने भी अपना एक्सपर्टीज़ इसमें दी और वो रिपोर्ट सबमिट की गई। और मुझे लगता है कि ऐसे कई सारे लोग हैं जो योगदान दे रहे हैं कि यूथ गुमराह ना हो। और ये जो काम हम कर रहे हैं, ये सिर्फ हम नहीं कर रहे हैं, हमसे पहले पूर्वज भी जो हमारे आए हैं, हमसे पहले जो स्कॉलर्स आए हैं, वो भी इस पे कर रहे हैं। और मेरे बस ये है कि युवा को हमेशा टारगेट किया जाता है, क्योंकि जो नींव है एक नेशन बिल्डिंग की, उसको अगर खोखली कर जाए, हम युवा को खोखला कर जाए, तो देश को खोखला कर सकते हैं। तो वॉरफेयर इज़ नॉट जस्ट वेपनरी, इट इज़ ऑल्सो एक मेंटल गेम भी है, इट्स अ मेंटल वॉरफेयर एज़ वेल। और युवाओं को मैं कहूँगी कि आप जिससे सोशल मीडिया पे इंटरैक्ट कर रहे हैं, अगर आप उनको पर्सनली नहीं जानते हैं, आप उनसे मत करिए। स्पेशली फॉर वुमेन, यंग गर्ल्स, सिर्फ ये एक टेररिज्म के माइंडसेट से नहीं है, पर वुमेन आर ग्रूम्ड इन फैक्ट अ लॉट फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स, इल्स इन सोसाइटी। उसमें भी ये है कि महिलाएं अपने घर से भाग जाती हैं, फिर बड़े-बड़े शहरों में जाती हैं, उनके साथ बदसलूकी होती है। तो अगर आप किसी को नहीं जानते, उनसे संपर्क मत करिए। और जो कम्युनिकेशन आपके साथ, अगर कोई आपकी एज मेट का नहीं है, उससे कोशिश करिए कि आप अपनी फैमिली में बताइए कि ये आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब हम छोटे होते हैं, हम बहुत यकीन करते हैं दुनिया पे, पर शायद हमें थोड़ा-सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। और महिलाओं का जो योगदान रहा है नेशन बिल्डिंग में, वो तो हमें पता ही है, बहुत सारी मिसालें हैं। हमारी जो महिलाएँ हैं आज हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस में भी अपनी सेवा दे रही हैं, तो हमारे से तो और बढ़ चढ़कर ऐसी एग्ज़ाम्पल्स हैं। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी आपने देखा कि किस बढ़िया तरीके से योगदान हमने दिया है। तो मुझे लगता है कि हमें कुछ सरमन देने की ज़रूरत नहीं है, पर मैं ये ज़रूर समाज को कहूँगी कि कोई भी महिला अगर अपना नाम कमाना चाहती है, तो हमें एक सामाजिक तौर पर उनकी मदद करनी चाहिए, उनकी सराहना करनी चाहिए। बहुत ही सुंदर संदेश मैम। मैम, महिलाओं की अगर हम बात करें तो बहुत सी महिलाएं लीडरशिप में आना चाहती हैं, लेकिन हेजिटेशन,
फियर या फिर सोशल प्रेशर के कारण पीछे रह जाती हैं। तो आप उन महिलाओं को क्या गाइडेंस और सपोर्ट देना चाहेंगी? आपका क्या अक्सर ऐसा होता है कि सामाजिक तौर पर लोगों को शायद समझ ना आए कि आपके बड़े-बड़े सपने हैं और ख़ास तौर पे सियासत में, पर मैं उनको बोलूँगी कि आप छोटा-छोटा शुरू करिए। आप अपने घर में, आप अपने मोहल्ले में, आप अपने गाँव में, पंचायत में जब नींव रखेंगे, तो जब आप आहिस्ता-आहिस्ता ये गति पकड़ेंगे, तो आप देखेंगे कि आपको स्लोली-स्लोली आपकी एक ऐसा जुट बनेगा उन लोगों का जो आपको प्रोत्साहन करेंगे। इससे समय लगता है। किसी को भी ये रेडिली अवेलेबल एक सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलता, पर हमें उन लोगों पर नज़र रखनी है जो हमें आगे बढ़ने में हमें हमारी मदद करें, प्रोत्साहन करें, हमारी प्रशंसा भी करें और शायद आहिस्ता-आहिस्ता जो लोग आपको अगर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज़्म दे रहे हैं, उसको ज़रूर मद्देनज़र रखिए क्योंकि कोई कभी-कभी क्या होता है कि हम सारी क्रिटिसिज़्म को कहते हैं कि हम सुनना नहीं चाहते, पर जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज़्म होता है, उसी से इंसान आगे बढ़ता है। तो सब कुछ फीडबैक लीजिए, पर छानने का रखिए अपने दिमाग में कि क्या चीज़ आपको बढ़ने में, आगे बढ़ने में मदद करेगी और क्या चीज़ आपको पीछे खींचने में लगी हुई है। और मैं एक बात ज़रूर बोलूँगी कि जब भी आप कोई कार्य कर रहे हैं सोशल मीडिया मत देखिए, कमेंट्स मत पढ़िए क्योंकि हम आधे से ज़्यादा समय मुझे लगता है उसी में बिता जाते हैं कि किसी ने एक कमेंट लिख दिया तो उसी पे सोचते रहते हैं। आप बुलंद होइए और बेफ़िक्र होइए और बिल्कुल अपने जो आपने सपना देखा है उसमें आप आगे बढ़िए और हम सब आपके साथ हैं। अगर मैं आपकी कोई मदद कर सकूँ तो ज़रूर नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में तो हम सबको अपना नंबर देते हैं संपर्क करने के लिए। और अगर राजौरी में भी कोई युवा है, महिलाएँ ख़ास तौर पर या हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं जिनका कोई भी हम मदद कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं फॉर स्टार्टअप्स जो जम्मू में भी आहिस्ता-आहिस्ता अ, आगे बढ़ी हैं और मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर भी होंगी और उसमें अगर कोई भी हम भी होंगी और उसमें अगर कोई भी हम मदद कर सकते हैं, हम ज़रूर करेंगे। बहुत शुक्रिया मैम। मैम, आपने एक बहुत ही चैलेंजिंग टाइम में नगरोटा की ज़िम्मेदारी सँभाली। अपने फ़ादर लेट देवेंद्र सिंह राणा जी का विज़न और लोगों को उनसे इमोशनली कनेक्ट करते हुए देखा। आप पर उनकी लेगेसी रहता है। देखिए, इसको मैं प्रेशर नहीं मानती हूँ क्योंकि एक्सटर्नली परहैप्स कोई देखे तो क्योंकि मैं अक्सर ये बात बोलती हूँ कि देवेंद्र सिंह राणा साहब का कोई ना मुकाबला कर सकता है, ना उनकी कोई कमी पूरी कर सकता है और ना ही उनकी तरह कोई दूसरा बन सकता है। इनफैक्ट ड्यूरिंग हमारी जो नामांकन रैली थी, उसके दौरान हमने कहा कि ऊपर वाले ने उनका सांचा बनाया और वही तोड़ दिया। तो हम सबसे पहले तो ये कहते हैं कि हम राणा साहब बनने की कोशिश नहीं कर रहे। क्योंकि वो ऐसा होगा कि सचिन तेंदुलकर एक रणजी प्लेयर जब शुरू ही हो रहा है, वो कहे कि हम सचिन तेंदुलकर हैं, तो वो तो एक फूल्स एरेंड होगा। बिल्कुल। पर हमारा ये है कि राणा साहब जिस मार्गदर्शन पे चलते थे, जिस तरीके से लोगों की सेवा करते थे, वो हम अपनी पूरी एड़ी-चोटी का ज़ोर लगाया है कि उसी तरीके से रहे। राणा साहब ने जाते-जाते कहा था, "हमारे घर के दरवाज़े किसी के लिए बंद नहीं होने चाहिए।" आज भी हमें गर्व है कि हमारे घर के दरवाज़े सबके लिए खुले हैं और जिस प्रकार से नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के हर घर और हर परिवार ने हमें गले लगाया है, हमारे लिए ये एक मरहम की तरह एक्ट करता है। क्योंकि हम समझा भी नहीं सकते कि राणा साहब का जिस समय अ, हमारा साथ छूटा, तो लोगों ने हमें गले लगाया। हम उनको दादा-दादी कहते हैं, चाचा-चाची कहते हैं, ताऊ-ताई कहते हैं, हमारे भाई-बहन, ये जब हमें गले लगाते हैं, हमें लगता है राणा साहब गले लगा रहे हैं। जब हमसे ये हँसते हैं, हमसे मज़ाक करते हैं, तो हमें लगता है राणा साहब के साथ हम समय बिता रहे हैं। तो हमारे लिए ये एक कार्य नहीं है, हमारे लिए एक ये हीलिंग जर्नी भी है और उसमें हमें क्योंकि सेवा का मौका मिल रहा है, तो हमारे लिए और भी बेहतर है। जब हम अलग-अलग वरिष्ठ लोगों से मिलते हैं और नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में कहीं न कहीं कोई बदलाव ला पा रहे हैं और हम वो अब रियल टाइम में भी देख रहे हैं क्योंकि फिजिकल मैनिफेस्टेशन भी उसकी हो रही है, बिज़नेसेस चल रहे हैं, अब सड़कें डेवलपमेंट हो रही हैं और बड़ी-बड़ी प्रोजेक्ट्स जो है वो आ रहे हैं, तो हमें बड़ी प्रसन्नता होती है। बस हमारा यही है कि राणा साहब जहाँ पर भी हैं, तो हमें देख रहे हों और उनको भी गर्व महसूस हो कि जो कार्य उन्होंने हमें सौंपा था, हमने ये बात बोली हुई है कि अब पता नहीं ऊपर वाले ने कितनी हमें उम्र देनी है, पर 30-40 साल जितनी और 50 जो भी ऊपर वाला देता है, जब हम राणा साहब से फिर से मिले, तो हम उन्हें गर्व से कह सकें कि आपने नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी को का जो ज़िम्मा था हमें दिया और हम जितना बेहतरीन उनकी सेवा कर सकते थे, जिस तरीके से आप करना चाहते थे, वो हमने करके अब आपसे फिर से मिल रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है मैम। मैम, जम्मू कश्मीर की पूरी आवाम के लिए आपका एक क्या संदेश रहेगा हमारे सदा रिपीट पंचाल के इस प्लेटफ़ॉर्म पे? जम्मू कश्मीर जो है,
वो ना सिर्फ भारत देश का मुकुट है, सब भारत देश की आन बान और शान है। हमें मिलजुल कर जम्मू कश्मीर की जो देश में योगदान है उसको बढ़ाना है, और ये याद रखना है कि पूरे विश्व की नज़र हमारे ऊपर है, और हमने मिलजुल कर भारत देश के जो एक सर कभी हमने झुकने नहीं दिया है, और आज भी हमने ये याद रखना है कि जम्मू कश्मीर के ही ज़रिए से हम पूरे विश्व में ये बात रखेंगे कि ना सिर्फ जम्मू कश्मीर भारत देश का एक अखंड हिस्सा है, पर भारत देश की जो खास तौर पर हमारा जो योगदान है एक विकसित भारत में और एक आत्मनिर्भर भारत में, मुझे यकीन है कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि जम्मू कश्मीर का जो योगदान है वो सबसे ज़्यादा होगा। मैम, इससे पहले कि हम बातचीत को अंजाम तक लेकर जाएं, मैं आपके साथ एक छोटा सा रैपिड फायर खेलना चाहती जी हूँ। ज़रूर। तो मैम, वुमेन एम्पावरमेंट को आप एक शब्द में क्या कहना चाहेंगी? बुलंद। ओके, तो नगरोटा की कौन सी एक ऐसी खास बात है जो आपके दिल के सबसे करीब है? ये मेरा परिवार है। आपका फेवरेट कोट जो आपको रोज मोटिवेट करता है? वैसे तो बहुत सारे कोट्स हैं, बट जो कोट हमने जब से हम कॉलेज गए हैं और हमें किसी हमारे बड़े बुजुर्ग ने बताया, अ, वो ये था कि गिरते हैं शहसवार मैदाने जंग, वो तिफले क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। और ये हमने कोई 10 साल पहले, 10-15 साल पहले हमें किसी ने बोला था, और वो आज तक हमारे लिए मुझे लगता है अमल होता है। बहुत ही सुंदर संदेश मैम। तो अंत में मैं 2 लाइन्स के साथ इसका समापन करना चाहूँगी, कि जो आला ज़र्फ़ होते हैं, हमेशा झुक के मिलते हैं। जो आला ज़र्फ़ होते हैं, हमेशा झुक के मिलते हैं, सुराही सिर नगू होकर भरा करती है पैमाना। हम एक शब्द में भी बता सकते हैं जो आपको पूरे दिन की मोटिवेशन एक शब्द आपको देता है। जनसेवा। जन से। हाँ, मेरे को सोचना इसलिए ज़्यादा पड़ा क्योंकि मुझे लगता है कि एवरी डे, हर दिन जो है वो हमारा यूनिक शुरू होता है। नो 2 डेज़ आर द सेम। और आपको अगर सच बताएँ तो जब हमने शुरू किया था तो हमें खुद स्वयं भी नहीं पता था हम कहाँ जा रहे हैं। क्योंकि नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में हमने इतना सुना था, हम कभी गए नहीं थे। जी। तो एवरी डे स्टार्ट्स यूनिक, बट जन सेवा के माध्यम से ही शुरू होता है, तो ले लेंगे। मैम, आपको सुन रही तमाम अवाम के लिए एक शब्द में एक संदेश। इट कुड बी 1 लाइन। कभी भी अपना राह मत खोइए एंड स्टे ट्रू टू योरसेल्फ। ओके। मैम, आपका फेवरेट गाना? क्योंकि हम म्यूजिकल प्लेटफॉर्म पर हैं। अच्छा, मेरा फ़ेवरेट गाना आजकल जो है वो, मुझे पड़ोसन का जो साउंड ट्रैक है वो बड़ा पसंद है। और मैं अभी आप गाड़ी में हम वही सुन रहे थे कि मेरे सामने वाली खिड़की में रेडियो पे आ गया था, तो हमने वो सुना। तो वो बहुत बढ़िया है जिस तरीके से वो पिक्चराइज़ भी किया गया है। अगर आप वो जाकर देखें यूट्यूब पे, तो किस तरीके से वो पूरा ही सीक्वेंस ऐसा है ना कि वो हारमोनियम लेके पीछे उनके बेड के पीछे बैठे हैं और वो गा कोई और रहा है और कुछ और। 5 साल के बाद देवयानी राणा जी नगरोटा को कहाँ देखती हैं? मैं नगरोटा के बारे में जब सोचती हूँ, मैं सिर्फ़ 5 साल के ब्लॉक्स में नहीं सोचती हूँ, मैं 50-60 साल के ब्लॉक में सोच रही हूँ। और मुझे यकीन है कि अगर पूरे भारत देश में अगर कोई मॉडल कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो वो नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी। ओके। सो थैंक यू सो मच मैम। बिल्कुल। सदाई पीर पंचाल कम्युनिटी रेडियो के इस मंच पर आपने अपना विजन, अपना वक्त और अपनी सोच हम सबके साथ शेयर करी। आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल भैया। और दोस्तों, याद रखिए कि वक्त जब बदलता है तो एक सोच, एक घर से, एक परिवार और एक बेटी से भी बदल सकता है। तो ये थी हमारे साथ देवयानी राणा जी, एमएलए नगरोटा। तो मैं थी आपके साथ आरजे निधि, सदाई पीर पंचाल के इस रेडियो प्लेटफॉर्म पर आप हमें सुन और देख पा रहे थे। हम मिलेंगे एक नई सोच और एक नई शख्सियत के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।